तो अभी हम बात करते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, 16 लाख बच्चे दे रहे एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन आपके बराबर हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन आपसे ज़्यादा भी हुआ होगा, पर आपको अपनी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी है कि आपसे ज़्यादा जिनका प्रिपरेशन हुआ है उनको भी आपने पछाड़ के उनसे ज़्यादा नंबर लेके कॉलेज की सीट लेनी है। अब तुम्हें OMR मिले बाद तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के लिए, तो रोल नंबर, अपना सेंटर कोड, अपना टेस्ट बुकलेट कोड एकदम एकदम अच्छे से शांति से देख के करेक्ट भरना, क्योंकि उसमें गलती हो यार, बहुत छोटी सी गलती है वो, और वो गलती और बहुत ज़्यादा चिल्लर सी। यस और ऐसी चिल्लर गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज दिस कैन डिस्ट्रॉय योर 2 years ऑफ हार्ड वर्क इन जस्ट वन सेट, बिकॉज मोस्ट सेंटर्स डू नॉट प्रोवाइड यू अनदर विथ अनदर OMR sheet, right? Second thing, how do we go about filling the OMR, like bubbling the answers for the questions in each subject? So the most widely accepted and the most logical and it will be very beneficial to you if you do it this way. See, solve each question, put a dot or a line, just a single line on the OMR sheet where you have to bubble the answer, and after each subject or after the entire paper, then start bubbling afterwards. This way it will save a lot of your time going from here to there, and then not making bubbling mistakes ki between the rows and the columns. Your entire focus will be on the OMR sheet and you can bubble at once. And the second advantage is that you might be able to change some of your answers, like अगर आप doubtful हो या फिर आपको बाद में याद आ गया कुछ, तो you might be able to change, because एक लाइन ही है तो that can be there. तो अपने स्ट्रैटेजी से आपको अपनी बेस्ट इफेक्टिव सेल्फ लाना है, मतलब अपनी इफेक्टिवनेस की लेवल मैक्सिमम करनी है उस पेपर में। तो इफेक्टिवनेस ना दो पैटर्नों में होती है, एक टाइम के साथ की इफेक्टिवनेस होती है और दूसरी नॉलेज के साथ की इफेक्टिवनेस होती है। टाइम के साथ की इफेक्टिवनेस का मतलब किसी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और उसे छोड़ के आगे बढ़ना। पर इस चीज़ का एक ड्रॉबैक है, ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन स्ट्रैटेजी है कि हमारा दिमाग डिफ़िकल्ट चीज़ों को प्रोसेस नहीं करना चाहता, हमारा दिमाग आसान चीज़ें करना चाहता। तो हम अगर टाइम बचाने के चक्कर में हमारा एस्केप की स्ट्रैटेजी हो गई अगर अपनी, तो हम किसी क्वेश्चन पे दिमाग लगे ही नहीं। कुछ 16 लाख बच्चे जिन्होंने सबने पढ़ा है, सबने प्रिपेयर किया है, तो उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट करने के लिए पेपर के हर क्वेश्चन में थोड़ा छोटा मोटा ट्विस्ट डालते हैं। वो उस ट्विस्ट को क्रैक करने के लिए थोड़ा दिमाग हर क्वेश्चन पे लगाना है, तो स्टार्टिंग से एस्केप की स्ट्रैटेजी भी नहीं लगानी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है और आपने बहुत टाइम ही वेस्ट कर दिया। तो बात ये है, आप सॉल्व कर रहे हो, हर क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो शुरुआत में ही नहीं, आपने जज नहीं करना चाहिए उसको कि यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसकी औकात अपने से ज़्यादा है। ऐसा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए, उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। बाद में आपको समझेगा कि इसकी औकात अपने से ज़्यादा नहीं थी, हमने तो इसको इजीली क्रैक कर लिया। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन की औकात सच में ही बहुत ज़्यादा थी और हमें पता ही नहीं चला और हमने उसमें आधा घंटा वेस्ट कर दिया और अपना पेपर ही चला गया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए आप। If you get a question from a topic which you have done like really well, spend so much of time, but you are unable to solve it in the exam, it's completely okay. Don't get disappointed. This is the thing that it commonly happens, that यार ये तो पढ़ा था, ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, and then we go back into the thinking कि क्यों नहीं आ रहा और feel bad about ourselves. Those thoughts shouldn't occur. क्योंकि उस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, पर उस क्वेश्चन को जो मार्क्स का वैल्यू मिला है, जो मार्क्स मिले वो तो सेम ही है ना। तो फिर इसीलिए कुछ 2-4 क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट है, अपन सॉल्व नहीं कर सकते, तो उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर एस्केप वाली स्ट्रैटेजी भी आपने नहीं लगानी चाहिए। एंड अगर आप किसी आंसर के बारे में डाउटफुल हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे? आपको ये जय माता दी करके टिक करके भी नहीं आना है कि हर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब लक पे भी नहीं छोड़ना है, और ओवर कॉशियस भी नहीं होना है कि फाइनल एग्ज़ाम है, श्योर नहीं हूँ यार ये छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ये भी नहीं करना है। फॉलो अ सिंपल रूल, इफ़ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, और अगर आप 2 ऑप्शंस में डाउटफुल हैं तो गो फॉर इट।
ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस क्या होनी चाहिए। वैसे तो आपने 2 साल तक पेपर्स दिए हैं, आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता है, आपको क्या प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में, तो गो अकॉर्डिंग टू वट एवर यू हैव इन्फर्ड फ्रॉम दीज ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, पर दिस इज़ जनरली वॉट यू शुड फॉलो। और जैसा मैं खुद करता था, आई यूज्ड टू स्टार्ट विद बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत छोटे छोटे वन लाइनर्स बहुत सारे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और उस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस भी मोस्ट ऑफ द बच्चों को होता है। तो फिर और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट भी वही है, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स बटोरने वाला सब्जेक्ट वही है। तो फिर स्टार्ट बायोलॉजी से किया जाए, और फिर एक अपने को फिर स्टार्ट उससे करने से एक कॉन्फिडेंस आएगा कुछ देर बाद कि अपन ने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मार्क्स बटोर लिए अपने पास। तो फिर उसके बाद मैं ये रिकमेंड करूँगा, बहुत से बच्चे फिजिक्स ना लास्ट में छोड़ देते हैं, तो लास्ट में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों में लास्ट जो पेपर ख़त्म हो रहा है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और वो एंड मोमेंट के स्ट्रेस में अपन फिजिक्स के लिए जो लॉजिकल थिंकिंग चाहिए वो नहीं कर सकते, तो अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड मोमेंट के स्ट्रेस में। तो इसीलिए अपन ने फिजिक्स बीच में रखना चाहिए। बीच में जब अपने को एक अच्छा खुशी हो रही होगी कि अपन ने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेपर कर लिया है, तो उसके बाद अपन ने फिजिक्स सॉल्व करना चाहिए और एंड में केमिस्ट्री रखना चाहिए। कमिंग टू ईच सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, दिस इज़ जनरली वॉट इज़ रिकमेंडेड, दैट इज़ यू सॉल्व बायो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि बायोलॉजी में आपको सॉल्व नहीं करना होता, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के रिकॉल करके टिक करना होता है, तो जल्द से जल्द आप बायोलॉजी ख़त्म कर दो। बट इसका मतलब ये नहीं है यू जस्ट गो अबाउट स्किपिंग द ऑप्शंस, आप ईच एंड एवरी ऑप्शन को ठीक से पढ़ के सॉल्व करो, तो यू कैन अलॉट अबाउट 45 minutes फॉर बायोलॉजी and then give 1 hour 10 minutes for physics. Here, like, finish your physics in 1 hour 10 minutes and 45 minutes for chemistry. This will leave you with 15 to 20 minutes of time at the end. In this time you will spare 7 to 8 minutes for bubbling your OMR sheet. बबल करते समय आप जो आपको डाउटफुल क्वेश्चंस है उन्हें आप बबल मत करो। बबलिंग ख़त्म होने के बाद आप फिर उन डाउटफुल क्वेश्चंस पे आओ जिनको आपने छोड़ा है, राइट? फिर आप उन्हें सॉल्व करो जितना टाइम रहता है, फिर एक एक वो जो डाउटफुल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके अगर आपको मार्क करना है, फिर एक एक करके उन्हें मार्क करो। दिस वे you'll even have like 5 minutes in hand for safe. And chillax, now you're done with the paper. A performance greatly depends on how we are writing the paper at that time. Okay, what affects it is our state of mind, like our state of mind during that time, and second thing, how well we are able to manage the stress and basically master the art of attempting the paper. How can you master the art? Coming to this question, see, the way which you can do this is practicing every mock test you give like the final exam, because nothing is going to change overnight. Like अच्छा ये this shouldn't be there कि उस टाइम हाँ फाइनल एग्जाम में ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, हाँ उस टाइम कर लूँगा या कर लूँगी. No, every exam has to be attempted with the same amount of seriousness, with the same amount of rules, with the same way as you are attempting this, as you're planning to attempt your final exam. All the best. Fuck the rest. 4 के आना in the test.